अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, मौसम सरमा अपना रंग दिखा रहा है और खास तौर पर सुबह के वक्त बहुत ही शदीद सर्दी होती है। आपको पता है रात सारी बारिश भी होती रही और सुबह मौसम खुशगवार भी था और ठंडा ठंडा भी था। तो जनाब, ऐसे मौसम में अपना जरूर ख्याल रखिए और अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिए। और आज की खास बात यह है कि आपने पानी का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, क्योंकि हम सर्दियों में पानी का इस्तेमाल नहीं करते, हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन थोड़ी सी खुश्क हो जाती है, बालों में खुश्की के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो मैं हमेशा अपना गर्म पानी का कप अपने साथ रखती हूँ, जो जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। तो आइए चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। तालीमी इदारे अभी बंद, बच्चे घरों पर अपना वक्त कैसे गुजारे? हुंजा के बर्फीले पानी में डुबकियां किसने लगाई? नाश्ता छोड़ने वाले हो जाएं खबरदार। और आज आपका तारुफ करवाएंगे लाहौर आवारगी से। जनाब, टॉप स्टोरीज तो आपने देख ली हैं कि आज हम किन किन अहम मामलात पर बात करने वाले हैं, लेकिन एक दफा फिर कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। मेरा तो ये पसंदीदा मौसम है, सर्दी है, बहुत मजा आता है। और इस मौसम की खास बात यह है कि हमारा मूड भी बहुत अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने हूं, ठंडी ठंडी हवा हमारे मिजाज को भी ठंडा रखने में बहुत ज्यादा अपना रोल अदा करती है। तो क्यों ना अपने साथ रिपोर्टर से शहर लाहौर के मौसम का हाल भी जान लेते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है। रात तो बारिश हो गई है, आगे बारिश होने वाली है कि नहीं, बताइए जी, कैसा रहने वाला है मौसम? बिल्कुल कहा जा सकता है मुनीबा कि 3 रोज़ा स्पेल जो है बारिश का वो तो शहर से जा चुका है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी मजीद स्पेल्स आने के इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। कल हमने देखा कि हल्की फुल्की बारिश जो है वो शहर में रिकॉर्ड की गई और आज रात से ये भी कहा जा रहा है कि एक नया सिलसिला जो है वो शहर में दाखिल होगा और उसके बाद फिर से दर्जा हरारत में कमी जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जाने के इम्कान 17 जाहिर किए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है जो गुज़िश्ता स्पेल है उसके बाद से दर्जा हरारत में थोड़ी सी कमी ज़रूर वाक़या हुई है, क्योंकि जैसे ही ये स्पेल दाखिल हुआ था जुम्मे के रोज़ तो दर्जा हरारत ने फिर से सर उठाया था और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9-10 में रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जाने के इम्कान जो है वो हमने देखा कि 20 और 22 थे। लेकिन अब जो है जैसे जैसे ये स्पेल निकलता चला जा रहा है बलाई इलाकों से होता हुआ, तो फिर से दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही कहना है कि धुंध के डेरे फिर से लगने वाले हैं और ये स्पेल जो है नया जो दाखिल होगा उसके साथ धुंध भी वापस लौट के आएगी और ये सिलसिले जो है 15 जनवरी तक इसी तरह से जारी रहने वाले हैं। उसके बाद भी ये बताया जा रहा है कि ऑन एंड ऑफ जो है ये स्पेल इस महीने के आखिर तक देखे जा सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि इस साल काफ़ी ज़्यादा जो है वो धुंध भी रिकॉर्ड की गई और इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि शहर के अंदर भी हद निगाह 2 दफ़ा जो है सुबह के औकात में बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी में रही। तो कहा जा सकता है कि अभी मौसम जो है खुशगवार है और 2 रोज़ तक अभी आइंदा आने वाले दिनों में यही बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत कम से कम जो है वो 7 से 9 में रिकॉर्ड किए जाएंगे, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 15 से 17 के दरम्यान में रिकॉर्ड किया जाएगा। बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होगी, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा कि दिसंबर जैसे ही ख़त्म हुआ, नया साल का आगाज़ हुआ, तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और दर्जा हरारत भी 2 तक रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अभी ये इम्कान ज़रूर ज़ाहिर किया जा रहे हैं कि दर्जात में कमी ज़रूर वाक़या होगी, लेकिन 2 तक जो है अब नहीं जाएगा। और ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि अब जो बारिश के स्पेल हैं 2-20 महीने एक आधा और ज़रूर आएगा और जो धुंध के डेरे हैं वो भी अभी हम थोड़ी दिनों के लिए और देख सकेंगे। और ये जो थोड़ी सी देर की सर्दी मेहमान होती है ये भी बिल्कुल अब जाने के लिए तैयार है। और ये बताया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर जो है मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ देखी जाएंगी और दर्जा हरारत में भी हम उतार चढ़ाव रिकॉर्ड देखेंगे। लेकिन अभी जो आज का मौसम है वो काफ़ी खुशगवार रहने वाला है, यकीनन शहरियों के लिए काफ़ी फिजिबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो कैरी करना पड़ती हैं। लेकिन अब मौसम जो है काफ़ी हद तक स्टेबल दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो जैकेट्स हैं वो कैरी नहीं करनी पड़ी। हम लोगों ने बारिश वाले दिनों में भी देखा कि दर्जा हरारत इतना नॉर्मल था कि लोगों ने इस मौसम को इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत में भी हमने देखा कि ज़्यादा नहीं था। तो लिहाजा अब ये जो है मौसम की जो अंगड़ाइयाँ हैं ये हम लोग दिन ब दिन देखेंगे, कभी दर्जा हरारत बढ़ेगा और कभी जो है बारिश का सिलसिला भी देखा जा सकेगा। जी
ठीक हो गया। मौसम का हाल आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और देखें आगे कैसा रहने वाला है मौसम, क्योंकि पलटे खाता रहता है। कभी बारिश हो जाती है, कभी रुक जाती है, कभी बहुत ज्यादा शदीद सर्दी पड़ने लग जाती है। तो मौसम का भी हमने हाल आपको बता दिया। और दिन भर हवा में खुनकी भी रहेगी, तो आपने अपना ख्याल रखना नहीं भूलना। और खास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो नहीं अपना ख्याल रख सकते, तो उनकी जिम्मेदारी भी आप पर आ जाती है। तो वैसे भी बच्चे आजकल घरों में हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की बाइस तालीमी इदारे तो बंद हैं, हर चीज बंद है, स्कूल्स बंद हैं। तो बच्चों की दुआएं रंग ले आती हैं और हर बार स्कूल खुलने के हवाले से नई तारीख मिल जाती है। बच्चों की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि स्कूल किसी ना किसी तरह छुट्टी मिल जाए, किसी ना किसी बहाने से हम स्कूल जाने से कासिर हो जाए, स्कूल ना ही जाना पड़े। और आजकल के बच्चों की तो मौजें हैं, वरना हमारे वक्तों में अगर बात की जाए तो रात को बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, लेकिन सुबह जब हमने स्कूल जाना है, लेकिन हमारा वो जो पाथ है, हमारा स्कूल जाने का रास्ता है, उस टाइम मौसम इस तरह क्लियर होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और हमारी अम्माएं हमें बैग थमाती हैं और स्कूल के लिए रवाना कर देती हैं, भाई जाओ स्कूल जाओ। लेकिन आजकल के बच्चों की मौजें लगी हैं और बच्चों के स्कूल तो अभी नहीं खुले, लेकिन उनका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो घर में रहकर अपना वक्त जाया करें। या वालिदैन के साथ बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो इन छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाए और इन्हें इस तरह गुजारे कि स्कूल का काम भी हो जाए और कोई हेल्दी एक्टिविटी भी उनके लिए मौसर साबित हो, और कोई ऐसा हुनर सीख लें, कुछ ऐसा सीख लें कि उनके जो आने वाला वक्त है उसमें भी उनको मदद मिले। तो बच्चे किस तरह अपना वक्त गुजार रहे हैं, और छुट्टियां जाया तो नहीं हो रही उनकी, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है वैसे तो, और वो ऑनलाइन क्लासेस कितनी इफेक्टिव है उनके लिए, बच्चों को क्लासेस लेते वक्त किन मुश्किलात का सामना है, और बच्चे अपना वक्त किस तरह मौसर अंदाज में गुजार सकते हैं। जनाब, इन सब पे हमने आज बात करनी है और हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है सोफिया अली, माहिर तालीम है। बहुत शुक्रिया आपका सोफिया, आपने हमें टाइम दिया। आपने थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। बच्चे घर पर हैं, कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद हैं, तो आप क्या कहती हैं किस तरह बच्चों को अपना जो कंस्ट्रक्टिव टाइम है वो गुजारना चाहिए घर में रहकर? बेसिकली हमारे यहाँ एक आइडिया सा बन गया कि जो छुट्टियां हैं तो लेट उठना है, लेट जागना है, बट वी नीड टू ब्रेक दैट ट्रेंड। हमें बच्चों को इंसिस्ट करना चाहिए कि जल्दी उठें, टाइम से उठें, हर चीज़ के लिए उनके पास टाइम हो, अच्छा नाश्ता करें, हेल्दी एक्सरसाइज करें। टीचर्स उनको शेयर करते रहते हैं, बेचारे वो नोट्स आ रहे हैं और वर्क असाइनमेंट्स आ रही हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ मिलके बट पेरेंट्स उनको प्रिंट आउट्स निकाल दें ताकि वो बच्चे उन नोट्स को गो थ्रू करें और उनके ऊपर अपने नोट्स बनाएं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा एक चीज़ को पढ़ता है खुद से और उसको रिलेट करता है अपनी किताब के साथ, देन दे कैन मेक ए कनेक्शन। जब तक वो कनेक्शन ही बनेगा, वो नॉलेज उनको ट्रांसफर नहीं होगी। सो ऑनलाइन क्लासेस कुछ बच्चे अटेंड नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं। सो इट्स लाइक इट्स नॉट 100% एज इफेक्टिव एज इट वुड बी अगर बच्चे क्लास में मौजूद। सेकेंडली, अटेंडेंस ऑब्वियसली शेकी हो जाती है ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। Although our school as well as a lot of other schools are monitoring attendance a lot, और असाइनमेंट्स भी मॉनिटर कर रहे हैं, वेटेजेस दी हुई हैं ताकि बच्चे जो हैं उन असाइनमेंट्स को करेंगे तो उनके नंबर्स मिलेंगे, उनको अवार्ड उसके मुताबिक उनकी रैंकिंग पे इफेक्ट आएगा। घर में ऐसे क्या हम उनसे एक्टिविटीज करवा सकते हैं? जैसे मेरी भांजियां भी हैं, वो भी घर पर है, आज सारे बच्चे घर पर हैं, तो उनसे क्या एक्टिविटीज कराएं कि उनकी एजुकेशन भी इफेक्ट ना हो और वो हेल्दी एक्टिविटीज भी हो जाए उनके लिए? लॉट कैन बी डन। आप घर में आप ये देखें कि इवन अ गेम ऑफ लूडो कैन बी अ लर्निंग फैक्टर फॉर अ चाइल्ड। आप उसको कम्पिटिटिवनेस सिखा रहे हैं, आप उसको फेयरनेस सिखा रहे हैं, स्पोर्ट्समैनशिप सिखा रहे हैं, ठीक है ना। सो देयर इज सो मेनी थिंग्स जो घर में की जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको वही, यानी आप स्केड्यूल बनाएं, आप नोट्स के ऊपर वो बच्चा पढ़े, अपना सेल्फ स्टडी भी करे, लेकिन उसको साथ कोई क्रिएटिव वर्क भी कराएं। स्कूल ओपन थे तो वो एक उनका स्केड्यूल बना हुआ था, सुबह स्कूल जाना है, आके खाना खाना है, फिर हमने ट्यूशन भी जाना है, पढ़ना भी है, तो वैसा एक घर में होना चाहिए। एग्जैक्टली द सेम थिंग शुड हैपन एट होम। और घर में भी जब कर रहे हो स्केड्यूलिंग तो उसके अंदर ख्याल रखें कि उनके पास एक्सरसाइज का भी मौका हो, फैमिली टाइम भी हो, और एक ऐसा टाइम भी हो जब सोशल मीडिया वगैरह से ये कट ऑफ भी हो, क्योंकि आजकल बच्चे घर पर टाइम, इंटरनेट, मोबाइल्स, उसमें बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। तो क्या फैमिली, उनके वालिदैन, क्या उस पे जिम्मेदारी उन पे आती है कि वो किस तरह उनको उससे थोड़ा दूर रखें? हाँ बिल्कुल। कई लोग जिनको मैं जानती हूँ, बल्कि इवन हमारी फैमिली में
देयर इज अ टाइम के वो हम कहते हैं जी नो डिवाइसेस, सो इट्स 0 डिवाइसेस, सारे फोन फ्लाइट मोड पे चले जाते हैं, टीवी ऑफ हो जाता है, इंटरनेट कट ऑफ हो जाता है, एवरीबडी पुट्स इट अवे, चाहे वो कोई किताब की डिस्कशन हो, चाहे वो हालात हाजरा के ऊपर कमेंट्री हो, लेकिन पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ के अच्छे डिस्कशन करती है। पेरेंट्स की तरफ से एक नॉलेज ट्रांसफर होती है बच्चे को, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के भी व्यूज एक्सप्लोर हों, उसके भी आइडियाज शेयर हों पेरेंट्स के साथ, ताकि उनको पता हो उनका बच्चा सोच क्या रहा है। ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस वक्त तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कोरोना की वजह से बच्चे घर पे पेरेंट्स का बॉन्ड जो कि काफी अरसे से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो थोड़ा वीक हो जाता है कनेक्शन, जो अब वो उनको टाइम है ये कि वो उसको मजबूत कर सके। एग्जैक्टली, और करना चाहिए, ये टाइम तो आइडियल है। एग्जैक्टली, पढ़ाई भी और ये भी दोनों चीजें साइड बाय साइड हो। अब बच्चे घर पर हैं और घर में बच्चों ने अपना टाइम एजुकेशन को भी देना ही देना है, लेकिन बहन भाइयों के झगड़े भी होते हैं, हमारे भी होते थे, अब ज्यादा होते हैं क्योंकि अब हर टाइम आपने घर रहना है, तो बच्चे थोड़े से नफ्सियाती मसाइल भी पैदा हो जाते हैं उनके अंदर। उनको किस तरह हम दूर कर सकते हैं? इसमें वही बात आ जाती है, जब कम्युनिकेशन होगी पेरेंट्स में और बच्चों में, और एक फैमिली टाइम होगा जिसमें एवरीथिंग कैन बी सेड विदाउट रिक्रिमिनेशन। बात यह है कि आपने डे 1 से अगर आप ये डिसाइड कर दें कि जी एनीबडी कैन से व्हाटएवर देयर इशू इज, शेयर कर सकते हैं ताकि उसको एड्रेस किया जाए। जब एक मसला तब बनता है जब बच्चे का जो मसला है उसको एड्रेस ना किया जाए, वो आपको बता ही ना सके। अगर ये डर होगा कि जी मुझे आगे से डांट पड़ेगी तो वो नहीं बताएगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर उसको पता है कि अच्छा ये जो 1 घंटा हमारे घर में है डेली, इसके अंदर मैं जो कहूंगा उस पर मुझे ना बाबा डांटेंगे, ना मामा डांटेंगी, ना मार पड़ेगी, ना लड़ाई हो सकती है, क्योंकि इस पे डिस्कशन होगी। तो दैट गिव्स दैट चाइल्ड कॉन्फिडेंस। आप उसको ना सिर्फ बोलने का कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, बल्कि उसको आप ये भी दे रहे हैं कि हाउ टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड फॉर व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग हम सिखा रहे हैं बच्चों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक इस पे डिस्कशन नहीं होगी, कम्युनिकेट नहीं एक दूसरे को किया जाएगा, नहीं हो सकता। और बच्चों का मामला ही एक बड़ा हसास समझा जाता है कि उनको बिठा के उनको सख्ती से नहीं समझाया जाता, उनको बड़े प्यार से उनसे बुलवाया जाता है कि आपको क्या मसला है। अब जैसे तालीमी इदारे बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चली गई हैं, तो क्या आपको लगता है कि इफेक्टिव है? बच्चे इसमें वो उतना अपनी जो अटेंशन डाल रहे हैं जितना वो स्कूल जाकर लेते थे? इसमें ना मुख्तलिफ बच्चों का मुख्तलिफ है। जहाँ बच्चा खुद कंसर्न है, स्पेशली जो इंडिपेंडेंट लर्नर ऑलरेडी बन गया है और उसको अपनी स्टडी की फिक्र है, वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस अटेंड भी कर रहा है, रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, असाइनमेंट्स भी कर रहा है, और फिर वो उसको एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा है, अच्छा, जो कि उस ऑनलाइन क्लासेस के अलावा है। फिर देन देयर इज दैट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनके अम्मा अब्बा जो है ना वो जरा सख्ती कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस रखा हुआ उन्होंने रखा हुआ है कि नहीं बच्चे ने पढ़ना है और उन्होंने टाइम देना है। एंड देन देयर इज दैट ग्रुप जिसमें पेरेंट जो है ना वो दे आर ओवर पावर्ड बाय देयर चाइल्ड। बच्चे ने कह दिया ओ मैं तो कनेक्ट ही नहीं हो सका, मैं आई कुडंट जॉइन द क्लास बिकॉज मैं तो मेरा नेट खराब था या मुझे याद नहीं रहा सुबह क्लास है, मैं सोता रह गया, आपने उठाया नहीं, बिल्कुल अम्मा ने मुझे उठाया नहीं तो मैं तो सोता रह गया। तो इसमें उनके पेरेंट्स का कितना अमल दखल है? उनको किस तरह चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि बच्चा अगर रूम में बैठा हुआ है कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो वो क्या ऑनलाइन क्लास ही ले रहा है? Exactly, they should come and see. They should be there to supervise. चाहे आप वैसे तो ये कि जो बच्चे बड़े हो गए O levels और A levels वाले खास तौर पे, they are going to be a bit upset about this कि जी अम्मा आके सर पे खड़ी हो गई है। लेकिन as parents it's our responsibility. We should. हमें जाके पूछना चाहिए। हम अपने WhatsApp ग्रुप्स के अंदर जब बच्चे कमेंट शुरू करते हैं तो हम साफ टोक देते हैं, बेटा आपको क्लास में होना चाहिए, कमेंट्स नहीं करना चाहिए WhatsApp में, यू शुड बी इन क्लास एंड पे अटेंशन टू द टीचर। तो यही चीज पेरेंट्स ने भी करनी है, पेरेंट्स ने भी करना है कि नहीं बेटा टाइम क्लास का, इसलिए मत सोशल मीडिया खोलो। एग्जैक्टली, साइड बाय साइड बच्चे तो खोल लेते हैं, स्कूल में क्लास ले रहे हैं। एग्जैक्टली, वो एक मेंटल आपने एक इमेज क्रिएट करना, आप खुद उसको देंगे, सीरियस लेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली सीरियस लेगा। अगर वो नहीं ले रहा तो आप उसको इंसिस्ट करें कि अच्छा ठीक है तुमने क्लास नहीं पढ़ी तो नोट्स डाउनलोड करो, प्रिंट करो और अब पढ़ो, और जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ आए उसको टीचर से कन्वे करो और ताकि टीचर जवाब दे सके। आप माहिर तालीम हैं, आपको पता है, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही होंगी बच्चों की,
तो किस तरह बच्चों को कहा जाए कि यार आपने ये किताबें पढ़नी है, अब तो आप घर पर हो यार, आपके पास स्पेयर टाइम है, लॉट ऑफ टाइम यू हैव, तो किस तरह उनको वो किताबें पढ़ने की तरफ रागिब करें या हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ रागिब करें, क्या टिप्स हैं? असाइनमेंट्स आर अ गुड आइडिया। आप बच्चों को प्रोजेक्ट्स दे दें, और प्रोजेक्ट्स भी ऐसे दें जो ओपन एंडेड हों, ताकि हर बच्चा अपना एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए। ठीक है। द मोर ओपन एंडेड इट इज, द मोर डिस्कशन इट कैन क्रिएट। जब डिस्कशन क्रिएट होती है तो ऑब्वियसली फिर सबकी नॉलेज बढ़ती है। तो अगर कोई भी आप एक्टिविटी जो टीचर्स बहुत कर भी रहे हैं इस तरह कि वो असाइनमेंट्स इस तरह की दे रहे हैं कि वो ओपन एंडेड है, और उनको मौका दे रहे हैं कि अच्छा ग्रो अ प्लांट, अपने माहौल को, अपने स्ट्रीट को, उस पे देखो इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज बहुत सी हैं जो आपको सोशल एंड एजुकेशनल। हमने बात की कि ऑनलाइन क्लासेस है, बच्चे घर पर हैं, किस तरह वालिदैन की जिम्मेदारी भी है और बच्चों की खुद भी जिम्मेदारी है कि वो उसको सीरियस लें। तो टीचर्स के हवाले से बताएं कि उन क्या प्लान बनाया जाता है कि उन लोगों ने किस तरह ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करनी है और उन्होंने बच्चों को भी उसमें इंगेज रखना है। सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट वाइज ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ये सारे स्कूलों ने ऑलमोस्ट किया हुआ है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी लोग होते हैं, टीचर भी होता है, स्टूडेंट्स भी सारे मौजूद होते हैं। सो रिगार्डलेस के स्टूडेंट एक्चुअल क्लास में आया है कि नहीं आया, एटलीस्ट उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, सारे मैसेजेस शेयर हो रहे होते हैं। सो एक वो वेन्यू होता है। दूसरा फिर ये होता है कि जिस वक्त क्लास शुरू होती है तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है हु इज लुकिंग एट दैट क्लास, वो बच्चों को मैसेजिंग कर देता है पेरेंट्स को कि जी आपका बच्चा क्लास में नहीं पहुंचा। अच्छा। सो ये एक तरह से एक एब्सेंट रिपोर्ट चली जाती है पेरेंट्स को कि जी आपका बच्चा क्लास में नहीं है। तो हम फर्स्ट 15-20 मिनट्स के बाद ना वी सी अ जॉइनिंग इन ऑफ स्टूडेंट्स, तो उस समय अंदाजा हो जाता है। बट देन अगेन वही फिर कुछ होते हैं जो बिल्कुल नहीं आते, उनको फिर हम कॉल बैक करते हैं, पूछते हैं कि भाई आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा, व्हाट इज द रीजन। अगर वो नेट के इश्यूज हैं या कुछ, तो फिर हम कहते हैं चलो एटलीस्ट नोट जरूर देख लेना, असाइनमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि टीचर्स फिर असाइनमेंट भी शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। जो पेरेंट्स हैं कोऑपरेट करते हैं? मेजॉरिटी करती है, बट देन यू हैव गॉट दैट ग्रुप ऑफ पेरेंट्स जो कि वो कहते हैं कि नहीं हमने बच्चे पे डाला हुआ है और हमें नहीं नेट पता कैसे मैनेज करना है ये टेक्नोलॉजी को। बट मसला ये है कि टेक्नोलॉजी इज सो मच पार्ट ऑफ आवर लाइव्स नाउ कि अब दे नीड टू वेक अप एज वेल। उनको भी अब हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी और व्हाट्सएप यूज करना पड़ेगा, थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी कि वो कम से कम इंसिस्ट जरूर करें कि बेटा पढ़ना है। वो अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले कि हमने जैसे बच्चे को स्कूल जाने टाइम सुबह 7 बजे उठाना था, अभी भी क्लास के लिए उठाना है। बिल्कुल। और ये थोड़ी सी एफर्ट है, थोड़ा सा सख्ती है। आई विल बी वेरी फनी कि हम आफ्टरनून वाली जो क्लासेस होती हैं उनमें लंच टाइम आ जाता है बीच में पेरेंट्स का, तो वो पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी खाने के टाइम पे खाना क्लास छोड़ के आ जाओ, क्लास खाना खाओ। तो हम फिर उनको कॉल करके एक्चुअली रिक्वेस्ट की मैंने पेरेंट्स को, प्लीज आप खाने का टाइम या तो पहले रख लें जिस वक्त हमने नमाज की ब्रेक दी हुई है 1:30 बजे, या फिर आप बाद में रख लें। ठीक है। कम से कम हमारी क्लास में से तो ना उठा के लेके जाए बच्चे को। फनी थिंग्स हैपन ड्यूरिंग दीज ऑनलाइन क्लासेस, बहुत मजे की चीजें है जी। बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ साथ एज वेल एज पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पे चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए, उनको देखा जाए कि अगर वो ऑनलाइन क्लासेस का कहकर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे। बहुत जरूरी है, घर में बैठे हुए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी घर में ज्यादा टाइम दें, बच्चों से बात करें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। और मेरे ख्याल से आज हमें सोफिया ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बहुत अच्छी टिप्स बताई हैं। थैंक यू सो मच सोफिया हमारे शो पर आने के लिए और बताने के लिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं घर बैठकर। वेलकम बैक जनाब। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से कि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं और छुट्टियां तो बच्चों को हैं, लेकिन रूटीन सारे घर वालों की खराब हो जाती है। अक्सर घरों में तो खाने पीने के औकात भी तब्दील हो जाते हैं। और आप बताएं कि आपकी रूटीन कैसी चल रही है? आप तो उसी टाइम पे उठ रहे हैं ना जैसे पहले उठते थे, तो खाना पीना तो वक्त पर चल रहा है ना। अक्सर लोग वक्त पर और मुनासिब नाश्ता नहीं करते,
और फख्र से बताते हैं कि मैं नाश्ता नहीं करता, या मैं नाश्ता सुबह नहीं कर कर आती, मेरा दिल नहीं करता, या कोई डाइटिंग करा हो तो वो भी कहता है कि मुझे नाश्ता नहीं करना, वो बिल्कुल ही छोड़ देता है। लेकिन मैं बताती चलूं अपना एक्सपीरियंस कि मैं तो भरपूर नाश्ता करती हूँ। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल आपको गलत मशवरा नहीं दूंगी, भरपूर नाश्ता करें ताकि आपका पूरा दिन एनर्जेटिक गुजरे। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि सुबह का नाश्ता बादशाह जैसा, दोपहर का खाना मीर जैसा और रात का खाना गरीब जैसा लेना ही सेहत की निशानी है जनाब। जबकि आजकल ज्यादातर अफराद में ये उसूल बिल्कुल ही उलट चुका है। सुबह स्कूल जाते हैं, कॉलेज और ऑफिस की जल्दी के बाइस नाश्ता ना होने के बराबर हो गया है, जबकि रात का खाना सबके इकट्ठे होने के बाइस पेट भर कर खाया जाता है। हकीकत ये है कि नाश्ता ही वो सुबह का मील है जो दिन भर के लिए मुकम्मल एनर्जी फराहम करता है, और रात के 8 या 10 घंटे के खाली पेट के बाद एक मुकम्मल नाश्ता ना सिर्फ जिस्म की जरूरत पूरी करता है बल्कि अगले कई घंटों के लिए आपको एनर्जेटिक भी रखता है, जो मैं हूँ इस वक्त। और ओसाका की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें ये तहकीक के मुताबिक ये बताया गया है कि जो लोग हफ्ते में ज्यादा दिन सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं उनमें से 20% अफराद फॉलेज या दिल के मरज में मुब्तला हो जाते हैं। नाश्ता इंसानी सेहत के लिए किस कदर जरूरी है, यह जानते हैं। हमारे साथ माहिर ग़िज़ायात मौजूद हैं मोइना बेग। मोइना, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो को वक्त देने के लिए। आपने देखा, मैंने बताया है कि क्या कितना जरूरी है नाश्ता, सुबह का मील जो है कितना जरूरी है। अब आप बताइए। आपने बिल्कुल सही बताया है, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ठीक है। आपने जो सेइंग बोली है वो बिल्कुल सही है, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। उसमें ये होता है कि एक तो ब्रेकफास्ट जो वर्ड है इट्स ब्रेकिंग द फास्ट, उसको कंबाइन किया हुआ है। मतलब जो फास्ट आप 8-10 घंटे का कर रहे हैं रात में और आपके एनर्जी स्टोर्स बिल्कुल यूज्ड अप हैं, तो आपने एक रीबूस्ट करने के लिए आपको एक कंप्लीट मील चाहिए। ठीक है। सेकेंडली ये कि वो जो आपके ब्रेन को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, जो आपका ग्लूकोज की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में चाहिए, वो आपने सुबह पढ़ना है, जॉब पे जाना है, सबके लिए आपको एनर्जी चाहिए। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो हार्मोनली कि आपके मॉर्निंग में इंसुलिन और कॉर्टिसोल दोनों हाईली सेंसिटिव होते हैं, मतलब वर्किंग कर रहे हैं। तो आप जो भी खा रहे हैं वो सेल्स बिल्कुल अपटेक कर रहे हैं, आपको एनर्जी मिल रही है, यूज करें। आप आपका जो कैलोरी का मेन पोर्शन है अगर आप नाश्ते में ले लेते हैं तो आप बिंज नहीं करते सारा दिन, मतलब वो जो हम स्नैकिंग करने की अर्ज हो रही होती है, क्या खाना चाहिए हमें नाश्ते में? सेकंड इम्पोर्टेंट बात किस तरह का होना चाहिए कि नाश्ता मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये नहीं कि डोनट और कॉफी, क्योंकि ये ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। आपको नाश्ते की कॉम्पोजिशन एक तो ये कि डिपेंड करता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे सुबह उठ के ऐसे भूख नहीं लगती, आप ऐसे शुरू कर सकते हैं जैसे हनी वाटर, आप एक दफा अपना वाटर के 2 ग्लास ले लिए। उसके अलावा जो मेन मील है उसमें तीनों मैक्रोज यानी प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स तीनों शामिल करें। आपके ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए। आपका जितना बैलेंस्ड मील नाश्ते का होगा, आपके बाकी सारे मील उस पर डिपेंडेंट है। एक तो आप बिंज नहीं करेंगे स्नैक्स पे, कोई भी चीज जो लेके एनर्जेटिक रहेंगे, आप अच्छा काम कर सकेंगे। आप मतलब अब मुझे ये बताएं कि अब जैसे मैं उठती हूँ सुबह, कभी कभी नहीं दिल करता खाने का, और कभी कभी हैवी नाश्ता करने का भी दिल नहीं करता। मेरे ख्याल से हैवी नाश्ता करना भी नहीं चाहिए, सुस्ती पड़ जाती है। तो क्या खाएं हम सुबह सुबह उठकर? क्या हमें पराठे खाने चाहिए? क्या हमें हलवा पूरी का नाश्ता करना चाहिए सुबह उठकर? इतनी वो कोलेस्ट्रोल और वो ये सब, वो फायदा उसका उतना नहीं रहा। वो ये है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है कई दफा फैटी मील से भी, लेकिन उसका फिर वही नुकसान है कि आप में जो मिसिंग न्यूट्रिएंट रह गए नाश्ते में, उनकी क्रेविंग आपको बाकी दिन होनी है। आप स्नैक खा रहे हैं, आप ऑफिस में बार बार से कॉफी मंगवा रहे हैं, कुछ भी कर, तो सबसे आइडियल तरीका ये है कि आप कोई होल व्हीट जैसे सीरियल्स, कोई ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, इसको कंबाइन करें प्रोटीन के साथ। एग वाइट्स ले लें, सॉसेज, मीट स्लाइसेस, जिस तरह से भी आपने इसको प्रोटीन ऐड करना है। और फैट के लिए आप नट्स ऐड कर लें। तो तीनों मैक्रोज जब आपके पूरे हो गए, साथ आपने कोई फ्रूट जूस ले लिया, मिल्क ले लिया, शेक ले लिया, अब चारों फूड ग्रुप्स आपके पूरे हैं। अब आपको वो जो है ना कि कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है और आप क्रेव कर रहे हैं कि मैंने कोई और चीज़ खानी है, वो नहीं होगी। प्लस आपको ये वो है जो अच्छे तरीके से आपका मेटाबॉलिज्म टेक ऑफ करेगी। टाइमिंग मैटर करती है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे हार्मोन्स ही ज़्यादा, यानी ह्यूमन बॉडी फंक्शन ही ऐसे करती है कि वो मॉर्निंग में उसके हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर आप कब तक हमें खा लेना चाहिए? मतलब अगर हम उठे हैं, अगर 7 बजे उठे हैं, तो हमें कब तक कर लेना चाहिए? आधे घंटे तक या घंटे तक या 5 मिनट बाद ही? नहीं, ऐसा है कि आप उठते ही, अगर तो आपको उठते ही कुछ ले सकते हैं तो ज़रूर सबसे पहले वाटर से शुरू करें। ठीक है।
सिंपल वाटर ले सकते हैं, गर्म किसी फॉर्म पानी में पी गर्म सकते पानी हैं, ले उसमें सकते हैं, शहद हनी डालकर, वाटर ले हाँ। सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद आप फ्रेश वगैरह होते हैं, 15-20 मिनट आप शावर लेते हैं ठीक है। और तब नाश्ता करें, आइडियल है। मोइना, आपने बताया कि फर्स्ट मील ऑफ द डे कितना इम्पोर्टेंट है। अब जो लोग नाश्ता नहीं करते उनके लिए क्या नुकसान है? उनके लिए नुकसान एक तो ये है कि वो वेट मैनेजमेंट उनकी नहीं हो सकेगी। ठीक है। वेट आप इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि आप जब बाद में मील स्किप कर देते हैं आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी पे इफेक्ट आता है, तो रिस्क होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ इवेंचुअली आप कर लेते हैं। फिर हम ब्रेकफास्ट स्किपिंग को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, सारे हार्ट इशू से रिलेट करते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स किस तरह, अगर आप नाश्ता अच्छा करते हैं और स्किप नहीं करते हैं तो आपकी लिपिड प्रोफाइल किस तरह से मैनेज रहती है, आपकी एनर्जी लेवल्स, आपकी परफॉर्मेंस वर्क पे, स्टडी में, बच्चों की कंसंट्रेशन स्कूल में, ये सारी चीज़ें जो आपको ये फ़ायदे मिल रहे हैं स्किपिंग से आपके। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बहुत ज़रूरी है। आप बेशक मेरे ख्याल से दरमियान वाला खाना स्किप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन नाश्ता नहीं करें, नहीं करना चाहिए। मतलब बिल्कुल आपको ऐसे ही चाहिए कि आप उस तरह से उनको एडजस्ट करें कि आपका सबसे अच्छा मील नाश्ते का हो। हाँ। फिर आप दोपहर में उस तरह से लें कि आप कार्ब्स कम कर लें, मतलब आप किसी से गाइडेंस ले लें कि आपने किस टाइम क्या कराना है। लेकिन जैसा नाइट में आपको बिल्कुल लाइट सी चीज ले लें, आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेकिन जिस ये तो टाइम बिल्कुल ही ऑपोजिट है कि रात को हम अच्छा Heavy खासा पेट भरकर हाँ, खाकर हाँ, सो हाँ। जाते हैं और सुबह नाश्ते के टाइम हम कॉफी पी लेते हैं या चाय का एक कप ले लेते हैं। ये कितना नुकसानदेह है, सेहत के लिए ठीक है ये? नुकसान। और यही हैबिट अगर हम नाश्ते का, वो जो कहते हैं कि हमारी नाश्ते की हैबिट नहीं बन रही, तो उसमें हम सबसे पहले कहते हैं कि आप अपना डिनर उस ऑल्टर करें। ठीक है। क्योंकि आप जितना फैटी मील लेके सो जाते हैं, हाँ। आपको सुबह उठ के बर्निंग हो रही है, स्टमक इश्यूज हैं, आपका दिल नहीं कर रहा, फिर बिल्कुल आप ऐसे ही है। नहीं कर पा रहे, तो वो एक साइकिल है जो चलता जा रहा है। तो सबसे पहले अपना डिनर इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि वो इतना फैटी ना हो। आप इतनी देर पहले, बेड टाइम से 1 घंटा पहले ले लें, ठीक है। आप उसके बाद एक ग्रीन टी ले लें, या आप जिस तरह से वॉक वगैरह एडजस्ट कर लें। ये ना करें कि आप बिल्कुल मिडनाइट मील ले रहे हैं और फौरन से बेड में घुस रहे हैं, क्योंकि आपका स्टमक वो खराब कर रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है सुबह उठ के, फिर ऑटोमेटिकली आपसे नाश्ता नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब देख लें आप, मैं बहुत अच्छी बातें कर रही हैं वो, और बहुत ज़रूरी है सुबह का नाश्ता, बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने सुबह उठना है, आपने एक चाय का कप ले लिया, आपने कॉफ़ी पी ली और आपका नाश्ता हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेशक आप थोड़ा सा नाश्ता करें, लेकिन ज़रूर करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, ताकि आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है, आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे भी देख सकते हैं आप कि मैंने किस तरह परफॉर्म किया है, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से भरपूर नाश्ता करके आई थी। और मोइना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं, और आइंदा भी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही है, और आप भी इन टिप्स पे ज़रूर अमल दरामद कीजिएगा और मोइना का शुक्रिया अदा भी कीजिएगा। तो जनाब, यहाँ पर ये सेगमेंट हमारा खत्म होता है। आगे भी बहुत सारी बातें करनी है। अब जो हमने बड़े ही अहम मसले पर बात करनी है, तो पाकिस्तानियों का बहैसियत कौम शुमार दुनिया के सबसे खैरात देने वाली कौमों में होता है। हम इन प्रोफेशनल बेकारियों को खैरात देते हैं, लेकिन गुर्बत के बाकायदा खात्मे के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया जाता, जिसके बायस ना गुर्बत कम हो रही है और ना ही बेकारी कम हो रहे हैं। दूसरी जानिब अखवत फाउंडेशन पाकिस्तान में सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस यानी कर्जे हसना का सबसे बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो अब तक 25 लाख घरानों में 60 अरब रुपए के लगभग के कर्जाजात जारी कर चुका है, जिनकी रिकवरी 100% है। अखवत भिखारी नहीं बल्कि सफेद पोश शहरियों को उनके पैरों पर खड़ा करके उनके लिए कर्जे हंसना देता है, जिसका भरपूर इस्तेमाल करके अपनी मुआशी हालत बदलते बेशतर खानदानों को हम सब ने देखा है। अखवत मुस्बत सोच पैदा करने का नाम है, और इसकी सोच से वाबस्ता अफराद की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब इसी सोच को परवान चढ़ाने के लिए अखवत की जानिब से एक नई सर्विस मुतारिफ करवाई जा रही है, जिसके जरिए आप अपने मोबाइल के जरिए अपनी खैरात और अतियात भेज सकते हैं, जो मुल्क से गुर्बत के खात्मे और मुल्क की तामीर के लिए इस्तेमाल होंगे। अखवत लोगों के आगे हाथ फैलाने के बजाय मजबूर शहरियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें कर्जे हुस्ना जारी करता है, जिससे वो कोई भी रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी मुआशी हालत को बदल सकते हैं, बल्कि किसी का मोहताज नहीं रहते वो लोग। ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है जनाब, इसी पर आज हमने बात करनी है, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर अमजद साकिब साहब,
चेयरमैन अखवत फाउंडेशन है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम टू जागो लाहौर। थैंक यू वेरी मच जी। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, पहले तो हमारे नाजरीन को बताएं कि अखवत फाउंडेशन है क्या, उसका तारुफ करवा दें, और वो कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रही है, किन किन चीज़ों पर वो लोगों तक पहुंचाए, जो एक अवेयरनेस है उनको बताएं। देखिए, अखुवत जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये हम पूरे पाकिस्तान की एक पहचान है। इसमें हम ये तसव्वुर लेकर आए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को अपना ले। यानी अगर एक शख्स जिसके पास बहुत कुछ है और एक शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर उनकी दोस्ती हो जाए तो इस ईसार और कुर्बानी की बुनियाद पर बहुत सारे एक दूसरे के मसले मसाइल जो हैं वो हल किए जा सकते हैं। ये महाजरीन और अंसार के दरमियान मुआखात मदीना भाईचारे की जो एक रवायत शुरू हुई थी, उसका अगला कदम है। तो हम कहते हैं कि 50% पाकिस्तानी जो हैव्स हैं वो 50% पाकिस्तानी जो हैव नॉट्स हैं उनको साथी बना लें, दोस्त बना लें। तो ये तसव्वुर है, और इस तसव्वुर के तहत हमने दो तरह के काम करना शुरू किए। एक, हमने कहा कि कुछ लोगों को कर्जे दिए जाएं, एक कर्ज हसन फंड बनाया जाए। अच्छा। और वो फंड लोग उसमें जो हैव्स हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करें, और फिर वो हैव नॉट्स को वो कर्जे मिलें जिससे वो कारोबार करें, भीख न मांगें। तो भिखारी जो है वो एक तौहीन है किसी भी कौम की, तो वो भिखारीपन की बजाय वो कारोबार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आजकल तो सर बहुत ज़्यादा, मतलब हम किसी सिग्नल पर भी रुकते हैं तो एक जमे गफीर इकट्ठा हो जाता है भिखारियों का, हमला कर देते हैं हम। जी जी। तो जो यही देखे ना, किसी भी कौम की लिए मैं नहीं समझता कि वो कोई प्रोडक्टिव पार्ट प्ले कर सकते हैं आपकी इकोनॉमी में। जो खुदा न खास्ता माजूर हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते, वो तो है, उनकी तो मदद करनी चाहिए। लेकिन जो प्रोफेशनल भिखारी हैं, ये एक बहुत बड़ा बोझ है। इसीलिए हमने एक नई स्कीम भी शुरू की है। अच्छा। हमने कहा कि आप इसको, बाज़ लोग जब किसी को पैसे नहीं देते तो फिर भी उनके ज़मीर पे एक बोझ रहता है कि शायद ये ज़रूरतमंद था, तो हमने कहा कि आप 20 रुपए सदका कर दें। अच्छा। जितने भिखारी दिन में देखें, ठीक है, और आपकी ख्वाहिश हो कि आपने उनकी मदद करनी है, तो 8988 उसके ऊपर आप सदका कर दीजिए। अच्छा, ये आप लोगों ने नया निकाला है। और SMS करके या किस तरह जी, वो करके बस हम वो कर अपने सकते फ़ोन पे वो 8988 करेगा। अच्छा। और वो टिक करेगा या एक मैसेज छोटा सा भेजेगा या अपना नाम लिख के भेजेगा, कुछ भी। तो वो एक ऐसे निज़ाम के तहत डोनेशन हो जाएगी और वो 20 रुपए सदका आपका आ जाएगा और आपको एक पैगाम मिल जाएगा कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को हल करे। तो ये एक बेहतर तरीका है। और ये सर, ये जो खैरात हम करेंगे तो ये पैसे कहाँ पे लगेंगे? जी, ये पैसे लगेंगे जी कर्ज हसन के प्रोग्राम पे लगेंगे। अच्छा। जिससे लोग अपना रोज़गार कमाएंगे। ये फिर पैसे उन बच्चों की तालीम पे लगेंगे जो बेहतरीन सलाहियतों के हामिल हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। फिर ये पैसे ट्रांसजेंडर्स पर लगेंगे। हमने ख्वाजा सराओं की बहबूदी के लिए जो मुस्तहिक लोग हैं, जी मुस्तहिक, जो इसमें सदकात के मुस्तहिक हैं और ज़कात के मुस्तहिक हैं, सफेद पोश होते हैं, वो नहीं बाहर आ सकते, वो नहीं मांग सकते। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो लोग मुस्तहिक हैं, जिन तक पहुंचनी चाहिए हमारी खैरात, वो पहुंचा सकते हैं ये लोग। तो सर, पाकिस्तान वो कौम है जो सबसे ज्यादा खैरात करती है, लेकिन फिर भी गुर्बत खत्म नहीं होती। नहीं, वो देखे ना, मैं समझता हूँ कि इस खैरात की डायरेक्शन शायद दुरुस्त नहीं है। बजाय इसके कि किसी शख्स को मछली खिलाई जाए हर रोज, उसको आप मछली पकड़ने का फन क्यों नहीं सिखाते? आप हर रोज 10-20 रुपए उसको देंगे तो ये तो उसकी फितरत सानिया बन जाएगी। वो फिर अगले दिन चौक पे खड़ा होगा। तो आप इकट्ठे उसको 10-20 हज़ार रुपए 50 हज़ार रुपए दें, उसे कहें कि कारोबार करे। कारोबार करेगा तो इकोनॉमी में एक इम्पिटस आएगा, उस कारोबार से मुंसलिक बहुत से और कारोबारों में प्रमोशन और तरक्की होगी। तो ये मुल्क और कौम जो है ना, ये खैरात देने से या भिखारी बनाने से तरक्की नहीं करते। ये तो लोगों को एक वाज़े रास्ता मिलना चाहिए कि हमने कैसे अपने पाँव पर खड़ा होना है। तो ये मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान अहले दिल हैं, जो देते हैं अल्लाह की राह में, ये अखुवत को दें। और अखुवत जैसे बहुत सारे और अदारे हैं, हस्पताल हैं, मुख्तलिफ तालीमी अदारे हैं, NGOs हैं, जी, सारी तो चीजें किसी को भी दे सकते हैं, ताकि वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचे तो जरूर हमारी खैरात जाया ना हो जाए, माफियाज के हाथ में ना चला जाए। आज तक तो माफियाज ही चल रहे हैं। हम किसी सिग्नल पर देख लें, प्रोफेशनल लोग मिल रहे हैं हमें, और रोज वही लोग वहां पर नजर आते होते हैं, और वो फिर वही पैसे इकट्ठे करते हैं, शाम को फिर वो ड्रग्स का कारोबार करते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल है। इस साइकिल को तोड़कर हमें इन लोगों को डिस्करेज करना चाहिए और इनको
किसी काम की तरफ राग़ब करें या इनके साथ कानूनी तौर पर इनका निपटना चाहिए। तो सर ये जो आप लोगों ने एक नया इनिशिएटिव किया है कर्जा देने का, तो इसका रिकवरी रेट क्या है? ये तो आपको हैरान कर देगा। अच्छा, हाँ जी, हमें तो सुनना चाहेंगे फिर हम। देखें, हमने तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। चंद लाख से हमने काम शुरू किया था। तो पहली बात तो यह है कि लाखों करोड़ों से बढ़ता हुआ अब तक हमने 126 अरब रुपए की रकम, अच्छा, तो मतलब इस ह्यूज अमाउंट जो कुछ उसमें हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ने कुछ रकम फराम की, कुछ आप जैसे लोगों ने जो चाहते हैं कि उनके हिस्से की खुशियाँ किसी और को मिलें, उन्होंने दी। तो मिलजुल कर हमने इतनी रकम दी है और ये 40 लाख ख़ानदानों को मिली है, एक दो को नहीं है, एक चंद फकीरों में नहीं बंट गई, 40 लाख। और फिर जो आपका सवाल है वो आपको बड़ा हैरान करेगा, खुशी भी देगा कि हमारी वापसी की रकम की शरह जो है 99.9%, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो सर ये जो आप बता रहे हैं कि 40 लाख खानदानों तक ये रकम पहुंचाई, डाटा कहाँ से आता है आप लोगों के पास? किस तरह लोगों तक पहुंचते हैं? देखिए, हमारे तकरीबन 800 से ज़ायद दफातर हैं पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। तो उन दफातर में लोग खुद रब्ता करते हैं, दरख्वास्त देते हैं, फिर हम उनका पूरा बाकायदा से उनका रिकॉर्ड रखते हैं। मसलन अगर आप ये कहें कि 40 लाख जिनको कर्जा मिला है, ये कौन लोग हैं, तो आपको हम अपने कंप्यूटर के सामने बिठाएंगे, आप एक बटन दबाएंगी तो 40 लाख अफराद का नाम, उनका शनाख्ती कार्ड, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, एवरी इंफॉर्मेशन विल बी देयर। आप चाहें तो जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपको ये पैसे मिले हैं, आपने इससे क्या किया है, आपने गुर्बत की जो जैसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी आहनी दीवार है, इसमें कुछ शिकाफ डालने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, आपको ये एहसास मिला कि किसी ने आपसे भाईचारा किया, मोहब्बत का इजहार किया। तो इसके फाइनेंशियल ही नहीं, इसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल पहलू भी हैं। जब आप किसी को अपना दोस्त बनाते हैं मवाक़ात के तवस्सुत से, तो वो दोस्ती सिर्फ पैसे का लेने देने के लिए नहीं होती, वो एक रिश्ता है और इस कौम को उस रिश्ते की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत आगे तक जाए जिस तरह आप बता रहे हैं। हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि ये जो आपकी सर्विस है ये किन किन इलाकों में है? ये 8988 की सर्विस हाँ जी, तो हर जगह है पाकिस्तान में। ये जो दूसरी कर्जे वाली है, कर्जे वाली भी मैंने आपको अर्ज किया कि चारों सूबों में है। ठीक है, चारों गिलगित बल्तिस्तान में है, आज़ाद कश्मीर में है, पुराने वो जो कबायली इलाका जात इजला थे उनमें है। तकरीबन 450 शहरों में पाकिस्तान भर में, कुछ देहातों में ये हमारा काम चल रहा है। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से और लोगों को इल्म होगा तो ये और इसमें वसअत आएगी। अखवत फाउंडेशन और अखवत यूनिवर्सिटी के हवाले से भी थोड़ा प्रोजेक्ट जी, बस वही हमने अर्ज किया ना कि पहले हमारा आगाज़ ये था कि लोगों को छोटा कर्जा दिया जाए ताकि वो कारोबार करें। ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर कर्जा बगैर सूद के है तो तालीम बगैर फीस के करते हैं। ये एक और तजर्बा करते हैं कि जो बच्चे आज फीस नहीं देते उनको पढ़ा दें और उन्हें कहें 10 साल बाद फीस दे देना। जनाब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनकी तरफ से और हम इसको सराहते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप भी ये चीज़ें सीखें और जो उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है आप भी इसमें हिस्सा डालें। आप अपनी जो खैरात है, अपनी ज़कात है, वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। तो आज हमारे डॉक्टर अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम आज इजाज़त चाहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें एक नए प्लेटफॉर्म से मिलाया। आज से जो हम लोग बाहर फ़कीरों को देते हैं, आज से हम 8888 पर हम लोगों ने 20 रुपए का ज़रूर सदका देना है। जनाब हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए आपको लाहौर की तमाम तारीखी मकामात की सैर करवाएंगे। तो चले जनाब, आज आपको एक ऐसी ही इमारत की सैर करवाते हैं जो तारीखी दाता दरबार से 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर वाक़या है। देखें, लाहौर के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि लाहौर में कदम कदम पर जो तारीख़ के नकूश हैं वो बिखरे पड़े हैं। जिस तरफ भी चले जाएं तारीख़ बाहें खोलकर हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार नज़र आती हैं। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम तारीख़ के नकूश को किस हद तक संभाल कर रखते हैं। गाहे बगाहे हम अपने नाजरीन को इस हवाले से बताते भी रहते हैं। तो आज एक और लाहौर की बहुत ही एक तारीख़ी इमारत के बारे में अपने नाजरीन को बताते हैं कि इस वक्त हम दाता साहब के मज़ार के बिल्कुल अकब में मौजूद हैं और जिस इमारत के सामने इस वक्त हम खड़े हैं ये इमारत चार्ल्स ब्रैडलो
हॉल कहलाती हैं। किसी ज़माने में बरसगीर में इसका बड़ा डंका बजा करता था। और ये मैं आपको बताते चलूँ कि चार्ल्स ब्रैडलो दरअसल बरतानवी पार्लियामान के रुकन थे और हिंदुस्तान के आज़ादी के बहुत बड़े दाई थे। 1881 में जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद फिर रकम इकट्ठी करके उनकी याद में सन 1900 में चार्ल्स ब्रैडलो हॉल की इमारत तामीर की गई और इसका इफ्तिताह किया था कांग्रेस के रहनुमा सुरिंदर बैनरनाथ ने। और उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो होती रही थी और कांग्रेस का शायद ही कोई रहनुमा रहा होगा जिसने यहाँ पर आकर किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया होगा। फिर गालबन 1919 में बरसगीर पाको हिंद का एक बहुत मशहूर मुशायरा भी यहाँ पर हुआ था जिसमें पूरे हिंदुस्तान से शोराए कराम आए थे और सुनने वालों की बहुत बड़ी तादाद ने उनको सुना था। लेकिन इसकी असल जो शनाख्त है वो सियासी सरगर्मियों के हवाले से ही रही। अब तकरीबन 120 साल गुजर चुके, वक्त कहीं से कहीं पहुंच गया तो वक्त की शिकस्त को रीख का ये शिकार भी इमारत दिखाई देती है कि जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ हम बहुत सारे अहबाब से पूछते हुए यहाँ पर पहुँचे और बहुत कम अफराद को इसके बारे में इल्म था। और जब भी हम किसी से बात करते कि चार्ल्स ब्रैडलो हॉल में जाना है तो उनके चेहरे पर कुछ सवालिया निशान उभर आता था कि ये क्या चीज़ है। मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द रहने वालों को, इस इलाके में रहने वालों को भी इस इमारत के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था और ये काफ़ी अफसोसनाक सूरत हाल ही करार दी जा सकती है। लेकिन इसमें उनका भी कसूर नहीं कि जब एक इमारत वक्त की गर्द में छुप गई तो फिर कैसे बहुत से लोग उसको याद रख सकते हैं। सुर्ख ईंटों से बनी ये इमारत बिल्कुल जिस तरह अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में जिस तरह की दूसरी इमारतें हैं ये भी उनसे मिलती जुलती हैं और तकरीबन इस इमारत का रकबा जो है 7 कनाल के करीब है और 3000 के करीब अफराद जो हैं इसमें बैठने की गुंजाइश रखते हैं इस हॉल में। लेकिन अब इसकी सूरत हाल कुछ यूँ है कि इस इमारत के इर्द गिर्द घास उगी हुई है, खुदरो पौधे उगे हुए हैं और उसके साथ साथ आप समझ लें कि 120 सालों के दौरान इसके साथ क्या कुछ बीती होगी तो उसके तमाम आसार यहाँ पर दिखाई देते हैं कि 1947 के बाद जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो इसकी अहमियत भी कम होना शुरू हो गई। फिर 1956 में बहुत बड़ा सैलाब आया था, तब ये बंद रोड जो लाहौर को बचाने वाला बंद है जहाँ पर आजकल रिंग रोड है वो बनी हुई है, तो तब वो मौजूद नहीं था और जो पानी है रावी का वो लाहौर में आ गया था तो उसने भी इस इमारत को बहुत नुकसान पहुँचाया था और उसके आसार आज भी देखे जा सकते हैं। तो इस तरह वक्त की शिकस्त और रीख्त का शिकार होकर अब इस इमारत की बाहर से सूरत हाल हमने आपको बताई, अंदर की सूरत हाल के बारे में आपको बताते हैं कि अंदर भी वैसी की वैसी सूरत हाल है जो जैसी बाहर हैं और दीवारें जो हैं इनका प्लास्टर उखड़ चुका है, उसके साथ साथ दूसरी जो मरम्मत है वो भी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक जो बहुत ही दिलचस्प चीज़ हमें नज़र आई, फैसल रहमान कैमरा थोड़ा सा इधर घुमाइएगा, ये आपको स्तून सा नज़र आ रहा है लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये मट्टी है और ये मट्टी कहा जाता है जी कि पंजाब के 5 दरियाओं की मट्टी इकट्ठी करने के बाद ये एक स्तून यहाँ पर खड़ा किया गया ताकि जो लोग भी यहाँ पर आएँ उनको पंजाब के हवाले से और पंजाब की मट्टी की जो वो खुशबू आती रहे। और पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते थे और जब यहाँ पर मुशायरों में या फिर दूसरी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे तो इस एक मट्टी के बने हुए स्तून से भी उनकी दिलचस्पी देखने के लायक होती थी। ये इस बिल्डिंग की इस वक्त सूरत हाल है जी। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि इंग्लैंड में भी चार्ल्स ब्रैडलो सोसाइटी बनी हुई है, उसके जो अरकान हैं वो गाहे बगाहे हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालिबा करते रहते हैं कि इस हाल की तज़ीन व आराइश की जाए जो इस वक्त मतरूका वक्त इमलाक बोर्ड के पास है। और इस हवाले से हुकाम की तरफ से हमें ये बताया गया है जी कि बिल्कुल वो इसकी रेनोवेशन करना चाहते हैं। मसला ये है कि कुछ कानूनी पेचीदगियाँ रास्ते में हायल हैं जिसके बाइस मामला लटका हुआ है, लेकिन उनके बकौल अब ये कानूनी पेचीदगियाँ भी जो हैं बिल्कुल आखिरी मराहल में हैं और बहुत जल्द हल हो जाएंगी, जिसके बाद पहली फुर्सत में इस हाल की ताज़ीन व आराइश की जाएगी ताकि नई नस्ल को पता चल सके इस हॉल के बारे में और जो नज़रों से ओझल हो चुका है उसके बारे में उनको मालूम हो सके कि किसी ज़माने में बरसगीर या मुश्तरका हिंदुस्तान पाक व हिंद में इस इमारत की क्या अहमियत है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, बहुत ज़रूरी बात भी है, क्योंकि जो तारीख़ का विरसा है वो नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होता रहना चाहिए। जी
वेलकम बैक जनाब। और अब जो हमने बात करनी है, जिस पे डिस्कशन करनी है, वो बहुत ही आजकल गर्दिश में है खबर, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यू जनरेशन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी डेली जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारी पसंदीदा होती हैं, और वो चीजें जब टूटती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। किसी का कम होता है और किसी को ज्यादा होता है, लेकिन होता जरूर है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा दुख इंसान को कब होता है? इंसान को सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब इंसान का एतमाद और यकीन टूटता है, जब इंसान के इमोशंस को तकलीफ पहुंचती है, और वो एतमाद या यकीन चाहे किसी शख्स पर हो या किसी इदारे पर। पाकिस्तानी इदारों की तो क्या ही बात है, क्या ही कहना है जनाब उनका। आपको पता ही है कि रिश्वत सतानी और सिफारिश की कहानियां जबान ज़द-ए-आम है, लेकिन कुछ इदारे अभी तक ऐसे भी हैं जिस पर लोगों को अभी तक अंधा एतमाद है। उन्हीं इदारों में FPSC और PPSC यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम भी शामिल था। आप सोच रहे होंगे कि मैंने था क्यों यूज किया, क्यों कहा? क्योंकि जनाब ये इदारा भी लोगों के एतमाद बरकरार रखने में नाकाम हो चुके हैं। इन इदारों ने अभी सेल लगा दी है, लाखों रुपए लाओ और मर्जी की सीट ले जाओ। PPSC जैसे इदारे पर लोगों का आखिरी एतमाद था। जिसके पास पैसा और सिफारिश नहीं होती वो भी समझता था कि मैं इस इम्तिहान के जरिए अच्छी नौकरी हासिल कर सकता हूं, अपना मुस्तकबिल संवार सकता हूं। लेकिन इस इदारे के हवाले से मुतल्लिक आने वाली स्कैंडल ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। इस इदारे के अपने ही लोग पर्चा लीक करते और मनमानी कीमत लेकर लोगों को पर्चा देते, और इस तरह मेहनत करने वाले उम्मीदवार हाथ मलते रह गए हैं और पैसे वाले सीटें ले जाते हैं। लेकिन FIA ने छापा मारकर एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो 2 जनवरी को होने वाले तहसीलदार का पेपर लीक कर रहे थे। सबसे पहले वकार अजीम साहब से पूछ लेते हैं कि ये मामला है क्या था, और क्या ये हमारे जो नौजवान नस्ल है उनके मुस्तकबिल के साथ इस तरह क्यों घिनौनी साजिश की गई है। पूछते हैं वकार साहब, क्या था ये मामला और किस तरह इसको इन्वेस्टिगेट किया गया और कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस थे? देखिए, ये जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पेपर लीकेज का मामला है, उसको एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने टेकअप किया। हमने कल्प्रिट्स को पकड़ लिया। एग्जैक्ट वो लोग जो पेपर लीक कर रहे थे उसमें से इदारे के अंदर एक जूनियर क्लर्क लेवल का एक ऑफिशियल उसमें इन्वॉल्व था। वो पेपर लीक करता था। फिर उसके बाद एक चेन ऑफ कमांड थी जिसमें वो एक बंदे को पेपर देता था, फिर कुछ लोग उसमें उम्मीदवारों को ढूंढ कर लाते थे, फिर वो बेचते थे, और फिर इस तरह करके ये मामला होता था। लेकिन इसको हमने बस्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है बिल्कुल सही सीमत में जा रही हैं, और बड़े हौसला अफजा इसके ऊपर नताइज आए हैं। और इंशाल्लाह ताला कितने लोग पकड़े गए? 4 लोग इनिशियली हमने पकड़े। कल की डेवलपमेंट में एक और बंदा हमने पकड़ा है। 5 एक ऑफिसर है, एक हाई ऑफिशियल है, फहाद अली को हमने अरेस्ट किया है जी। और अभी मजीद इसके ऊपर तफ्तीश जारी है, तहकीकात जारी है। तो क्या ये कौन कौन सी पोस्ट पर थे ये लोग, क्या क्या ओहदे थे इनके, और किस तरह ये लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते थे कि हमने इस तरह करना? बुनियादी तौर पे इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं। एक, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि PPSC के अंदर एक जूनियर क्लर्क लेवल का बंदा था, जूनियर डेटा ऑपरेटर, ठीक है, जो पेपर लीक करता था। जब एक बार पेपर फाइनल हो जाता था तो उसको वो लीक कर देता था। अच्छा। और उसके बाद एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक उसमें ऑफिशियल इन्वॉल्व है जो आगे कैंडिडेट्स को वो पेपर बेचता था और उसकी वो प्राइस मुतय्यन करता था। एक डील ब्रोकर था और एक पेपर लीक करता था। तो ये 2 बुनियादी किरदार हैं, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है, उसके ऊपर तफ्तीश जारी है। और काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, काफ़ी शवाहिद इसके ऊपर मजीद हमने इकट्ठे किए हैं। और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट बीइंग द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी एजेंसी, हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। फहद, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप करते हैं और बड़े अच्छी चीज़ें हमारे सामने लेकर आते हैं। ये मामला आखिर कहाँ से अखज़ हुआ, क्या था, आपने इस पे तफ्तीश भी की है, बताएं हमारे नाज़रीन। इनिशियल स्टेज पे एक कंप्लेन आती है। अच्छा। और ये कुछ 3-4 महीने बैक आपको जाना पड़ेगा। 3-4 महीने पहले एक बंदा है जो एक हाई ऑफिशियल हैं, बड़े इदारे में काम करते हैं, उनको कहते हैं कि 5 लाख में तहसीलदार का पेपर हो रहा है, तो मैं कर लूँ। अच्छा। वो बड़े हैरान हुए कि ये कैसे पॉसिबल है। उनका ये सारे इसी तरह ही हो रहा है और मेरे बहुत सारे लोग भी इसको वेल कर रहे हैं। ये इनिशियल स्टेज पे इस तरह की चीज़ें। और
जब जब ये एग्ज़ाम आते थे तो ये इस तरह की चैम गोइयाँ होना शुरू हो जाती थी और इनफॉर्मल तरह की कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती थी। अब हुआ ये कि तय कर लिया गया कि एक बंदे को राज़ी किया गया कि आप जो है, उन्होंने पेपर सचमुच देना था, ठीक है, और उनके अच्छे इदारे के साथ लिंक भी थे, उनको राज़ी कर लिया गया कि यार आप हमारी हेल्प करें। अच्छा, होगा, ठीक है, करते हैं। ये अब इदारे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो कर रहे थे और इदारे की ये वो एसेट बन गया कि हम करते हैं, कोई मसला नहीं। अब मसला यहाँ से जब चला तो ये बड़ा सादा लग रहा था स्टार्ट में। स्टार्ट में लग रहा था कि ये कोई एक आध कंप्यूटर ऑपरेटर होगा और वहाँ से मामला, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। स्टिंग ऑपरेशन जब इन्होंने किया ना, स्टिंग ऑपरेशन करते हुए 3 घंटे ये लोग जो हैं वो लाहौर की सड़कों पे जो है इनको घुमाते रहे। अच्छा। और इतनी करेक्ट इनके पास इंफॉर्मेशन होती थी कि आप इमेजिन करें ज़रा कि प्लांटेड बंदा अब बरकत मार्केट बुला लिया गया। ठीक है, अब बुलवाया गुजनफर ने है। गुजनफर जो है जिसने वो पेपर लीक करना नहीं, ये गुजनफर जो है ये सिर्फ फैसिलिटेटर है। अच्छा, बुकिंग कैंडिडेट्स की कोई और कर रहा है। अच्छा, मतलब अलग अलग टास्क मिले हर बंदे का जी टीम वर्क है और इस टीम में अभी बेशुमार किरदार अभी सामने भी आने हैं, बेशुमार गिरफ्तारियां भी होनी है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब क्या है कि वो बरकत मार्केट चले गए हैं। बरकत मार्केट में जब प्लांटेड बंदा जो है, 4 गाड़ियां हैं इनके पास, एक गाड़ी पे नंबर प्लेट लगी है, 3 गाड़ियों पे नंबर प्लेट्स नहीं है। ठीक है, और कैंडिडेट्स कितने बुला लिए? 6 कैंडिडेट्स बुला लिए, 4 बरकत मार्केट बुला लिए, एक निजी सोसाइटी से 2 और पिक कर लिए, 6 कैंडिडेट्स हो गए, एक खातून बीच में शामिल है। अब वहीं अंडर कवर अफसर खड़े हैं बरकत मार्केट, अंडर कवर अफसर वहां 3-4 भी खड़े हैं, वो एक जूस वाली दुकान पे खड़े हैं। तो ये जो बंदा है, जो फैसिलिटेटर है गजनफर जो है, ये क्योंकि धुंध उस दिन शदीद थी और सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, तकरीबन 4-4:30 बजे का, तो ये उनके पास चला गया कि आप इधर क्या कर रहे हैं। ये गजनफर जो है वो अंडर कवर अफसर इंटेलिजेंस जो है एंटी करप्शन के, उनके पास चले गए। अच्छा, कि आप इधर क्या कर रहे हैं। उनका मैं यार खड़ा हूं, मैंने जूस वगैरह लेना था, तो आपको क्या मसला है। अब उसे थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर उन्होंने उस बंदे के साथ राब्ता किया जो अंदर प्लांटेड बंदा हमारा बैठा है ना, एंटी करप्शन का, उस बंदे के साथ गोहर गाड़ी चला रहा है, वो जामिया पंजाब का तालिब इल्म है, गोहर के साथ गजनफर है, बाकी 3 गाड़ियां। अब ये जब निकले हैं तो इन्हें जब डाउट हुआ तो ये आहिस्ता आहिस्ता लाहौर की सड़कों पे घूमना शुरू हो गए। फहद, ये तो डाउट हो गया, अब आगे भी देखते हैं। वकार, कभी डाउट नहीं हुआ कि ये कुछ लोग मुलव्विस हो सकते हैं, या इससे पहले शिकायत मौसूल नहीं हुई कि इस तरह पेपर लीक हो रहे हैं? देखिए जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक बड़ा सैंक्टिटी वाला और एक उसकी जो गैर जानबदाराना उसकी जो शनाख्त है वो एक एस्टेब्लिश्ड थी और मेरिट जो है वो उसकी पहचान है। अब और इसलिए शक भी किसी को नहीं होता था एक चीज़ की जो हाल माह की मेरिट है और उसका हर बंदे को उसके ऊपर एतमाद है। इसमें तो मेरिट नजर ही नहीं आ रहा। 8 नहीं, लाख अभी एक दो, चीज 15 सामने आ लाख गई ना दो, जी, और आप पेपर आप सीट लेके बैठ जाओ। इट इज टू अर्ली टू रीच टू कंक्लूजन्स। अभी तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी मामला देखे जा रहे हैं। देखिए, आप एक कश्ती में बैठे हैं ना जी, और नीचे एक बंदा उसमें सुराख करे तो कश्ती पूरी डूब जाएगी। उसका मतलब ये नहीं कि कश्ती के अंदर जितने सारे लोग बैठे हों सारों जो है उसके नुकसान में बराबर के शरीक है। तो इदारे के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आया है, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। हमारा इस वक्त सबका एक रंज भी है, एक दुख भी है, एक उम्मीद भी है, एक मान भी टूटा है। क्या हमारा हम इसके ऊपर मजीद जैसे इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होती है इसके ऊपर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट इंशाल्लाह ताला। मतलब पहले बहुत वीक था चेक एंड बैलेंस हमारा, जो हम पता ही नहीं कर पाए। चेक एंड बैलेंस कहीं ना कहीं कोई एक लूप होल हुआ है ना जी, एक लूप होल हुआ है, वो लीकेज हुई है, तो फौरन आइडेंटिफाई होगी, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके ऊपर हम अपनी सिफारिशात देंगे। डीजी एंटी करप्शन मोहम्मद गौर नफीस साहब इस मामले को बिल्कुल हेड ऑन देख रहे हैं, हमारी पूरी JIT को देख रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तहकीकात के बाद जो हक़ाइक़ सामने आएंगे उसके बाद हम अपनी सिफारिशात देंगे। अफसरान हैं जो पर्चे खरीद कर किसी ने ओहदा हासिल किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? यकीनन। अभी देखें जी, मैं अगेन कहूँगा कि इट्स हार्डली बीन 2 days, सो इन्वेस्टिगेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। होगा ना, जब जो आप पता चला है वो तो हम इन्वेस्टिगेट बता रहे हैं ना जी, जो पता चला है वो तो कौम के सामने रखा है, और उसी तहकीक के बाद लोगों की अरेस्ट भी हो रही है। उसमें आज की जो हमारी प्रेस रिलीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोयत की हमें होगी। कुछ बड़े नाम भी हो सकता है उसमें सामने आए। तो मामलात सही सिमत चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इदारे की इंटेग्रिटी को बहाल किया जाएगा, और यही हमारी जो है वो प्रेफरेंस होगी कि जिन लोगों ने ये घनौना
काम किया है काम उनको किया कैफर है। किरदार तक पहुंचाएं। बिल्कुल ऐसे ही होना भी ऐसे ही चाहिए फहद। तो मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ 4-5 लोग ही थे या इनके पीछे कोई सरपरस्त आला मैं भी बताता है? हूँ सरपरस्त आला, मैं बताता हूँ। एक तो सरपरस्त आला जो है वो गिरफ्तार हुआ है, उसका अच्छा। नाम कुछ देर बाद आ जाएगा, नंबर 1। अच्छा। दूसरा देखें, आप इमेजिन करें कि एक बंदा है वो एनटीएस का रीजनल डायरेक्टर रहा 2010 से 17 तक, 8 साल ठीक है, ठीक है। एनटीएस का रीजनल डायरेक्टर। सीटीएस उसने बना ली, सीटीएस के बाद वो एचईसी में चला गया और एचईसी में वो एमपी स्केल पे चला गया। एमपी स्केल मतलब 22वें ग्रेड से ऊपर, 3.5 लाख तनख्वाह पे चले गए। और वो कर क्या रहे हैं, वो बुक कर रहे हैं सबको, क्योंकि उनके पास डेटाबेस है, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट्स हैं, उनके पास रसाई है, लोग हर वक्त राब्ते में हैं। तो जिसको भी वो ऑफर करते हैं, तो उसने उन्होंने कितने लोगों को ऑफर की थी वहां से। असल में अब हुआ ये है कि जो पेपर यूएसबी में, अब देखें जरा, पब्लिक सर्विस कमीशन में 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 3 कंप्यूटर जो हैं वो फुल प्रूफ हैं, एक कंप्यूटर में यूएसबी लग सकती है। अब एंटी करप्शन इस मामले को आपको लगता छोड़ेगा? या सारे लोगों के सामने इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा कुछ करने के बाद आपको लगता है कि अब देखें, उसमें डाटा ब्रांच के जो हेड हैं और एग्जामिनेशन जो हेड हैं और जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने तहरीरी जवाब अभी जमा करवाना है। अच्छा। वो तहरीरी जवाब में क्या कहेंगे, वहां से क्या होता है, और वहां से आप ये देखिएगा कि ये सिंपल सा मैटर कंप्यूटर ऑपरेटर का नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो सिंपल एट हिज ओन खुद से कुछ नहीं। अब वो क्या करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर वहां से यूएसबी निकाल के तो उस्मान को देता है, जो उसका कजन है, जो मफरूर है अभी तक। अच्छा। अभी तक वो पकड़ा नहीं जो गया। रात तक की इतला थी, मैं वो आपसे शेयर कर रहा ठीक हूँ। है। आज मॉर्निंग में या लेट कुछ डेवलपमेंट हो, हालांकि कुछ डीपीओ के साथ एंटी करप्शन के कुछ जराये जो है वो राब्ते में गए उसकी गिरफ्तारी के लिए। मतलब वकार साहब, इसका मतलब ये ऊपर से लेकर नीचे तक लोग मिले हुए हैं, मतलब कनेक्शन है। Again, तो Muniba, I would again submit, it is too early to reach to conclusions. Investigation इदारा कर रहा है, let the institute work, let it complete its investigations. Once the investigation is done, उसके बाद फिर लोगों के किरदार का तयन होगा कि जिसमें किस स्केल का बंदा कहाँ तक इन्वॉल्व था, क्या चेन ऑफ कमांड थी। अभी तक के जो हकायक सामने आए वो हमने आपके सामने रख दिए कि जी फिलहाल जो उसमें लीड मिली थी, जो बंदा पेपर लीक करता था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया, उसके बाद उसके फैसिलिटेटर को अरेस्ट कर लिया। बाकी और जिस तरह चीज़ें निकल रही हैं उनको हम टेकअप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जो है वो बेहतरीन जो भी होगा वो रहमत अख्तियार किया जाएगा। अब ये इतनी बड़ी ये बात, पर्चा लीक होना और उसके बाद इतनी बड़ी अमाउंट भी मांगना कि आप पैसे लेकर आओ और सीट लेकर चले जाओ, लोगों का एतमाद बहाल होगा? नहीं, मुश्किल है, बड़ा टफ है एतमाद बहाल इसका। तो आप देखें कि सबसे पहले तो लोग ये सवाल करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई ऐसा मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है जिससे ये पता चल सके कि कौन साइन इन हुआ है। सर्वर के साथ चलें जी, बहुत शुक्रिया फहद शहबाज आपका, और वकार आपने भी हमें टाइम दिया, और उम्मीद करते हैं कि ये जो सारा मामला है ये जल्दी हमारे सामने आए और हमें पता चले कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है और इंतजार रहेगा इस खबर का कि ये कब सीक्रेट्स जो है, पिंडोरा बॉक्स जो है वो और कितना खुलता है। जनाब, अब कुछ देख लेते हैं कीमतों के रेट्स के बढ़े हैं या कम हुए हैं। मार्केट में महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आज का क्या अहवाल है जानते हैं अपने नुमाइंदे से। बताएं जी, मार्केट में क्या हाल है कीमतों का? जी बिल्कुल, जो महंगाई की सूरत हाल मार्केट में, उसके बारे में अब कहा जा सकता है कि साल 2021 का जो पहला हफ्ता है वो यकीनन कुछ बेहतरी ला रहा है मार्केट में, और मार्केट में अशिया की कीमतें कम हो रही हैं। ख़ास तौर पर जो सब्ज़ी की कीमत है उसमें खातर कमी देखी जा रही है। इस वक्त जो सूरत हाल मार्केट में देख रहे हैं उसमें प्याज, टमाटर, आलू, इन सब की कीमतों में कमी हुई है। प्याज और आलू जो है 140 से 50 रुपए फी किलो मार्केट में दस्तयाब हैं। टमाटर जो है उसकी सरकारी कीमत ही 90 रुपए फी किलो मुकर्रर हुई है, जबकि मार्केट में तकरीबन 100 से 110 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बाज़ सब्जियां ऐसी हैं जो कि इस वक्त मौसमी सब्जियां हैं, जिसमें फूल गोभी जो है वो 30 से 40 रुपए फी किलो बेची जा रही है। जो दूसरी सब्जी जिसे हम कह सकते हैं पालक, साग, वो भी 30 से 40 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल है जिसमें सब्जियों की कीमतों में कमी देखी जा रही है, और इसी तरह चिकन और अंडे की कीमत में भी कदरे कमी देखी जा रही है। जो चिकन है वो 225-226 रुपए फी किलो तक आ चुका है, जबकि अंडे जो हैं 194-95 रुपए फी दर्जन हो चुके हैं। तो मजमूई तौर पर मार्केट में बेहतरी देखी जा रही है, और ये कहा जा सकता है कि अशिया की कीमतों में इस वक्त कमी का रुझान मौजूद है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मार्केट में क्या उतार चढ़ाव था कीमतों के हवाले से हमें बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
कोई कहता है लाहौर लाहौर है ते कोई कहता है जिसने लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं। जनाब, कोई इसे बागों का शहर कहता है तो कोई इसे तारीखी विरसे और खाने के जायके की बिना पर याद करता है। लेकिन जनाब, क्या आपने कभी सोचा है कि लाहौर को इन खूबसूरत नामों से क्यों पुकारा जाता है? अगर नहीं तो इन सब का जवाब मौजूद है हमारे प्यारे चचा, जी बिल्कुल, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की ही बात कर रही हूँ, जिनकी किताब है लाहौर आवारगी में। पूरी दुनिया की सैर करके उर्दू अदब को कुछ बेहतरीन सफरनामे देने वाले तारड़ साहब ने जब अपने शहर लाहौर की सियाहत की तो इसके कई पोशीदा पहलू हमारे सामने लेकर आए। लाहौर की तारीख जाननी हो या उसकी अनकही दास्तानें सुनना हो या उसके पोशीदा पहलुओं के बारे में आपने जानना हो तो जनाब, ये किताब हर लिहाज से बेहतरीन और खूबसूरत है और हमारी तरफ से आपके लिए ये हाईली रिकमेंडेड है। हमारा दावा है कि अगर आप लाहौर में पैदा हुए तब भी इस किताब को पढ़कर आपको लगेगा कि अभी तो आपने असल लाहौर देखा ही नहीं है। जनाब, हमने आज आपको बताना है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद को हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए हैं। काजी हुसैन अहमद साहब की जिंदगी पर एक नजर दौड़ाते हैं तो वो 1938 में जिला नौशहरा के गांव जियारत काका साहब में पैदा हुए। उनके वालिद मौलाना काजी मोहम्मद अब्दुल रब एक मुमताज आलिम दीन थे। काजी हुसैन अहमद 1985 में 6 साल के लिए सेनेट के मेंबर मुंतखब हुए। 1992 में वो दोबारा सेनेटर मुंतखब हुए। फिर उन्होंने हुकूमती पॉलिसीज पर एहतजाज करते हुए सेनेट से इस्तीफा भी दे दिया। 2002 के आम इंतखाबात में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान काजी हुसैन कौमी असम्बली के 2 हलकों से रुकन मुंतखब हुए। मौलाना शाह अहमद नूरानी की वफात के बाद तमाम मजहबी जमातों के MMA के सदर मुंतखब हुए हैं। काजी हुसैन अहमद को अपनी मादरी जुबान पश्तो के अलावा उर्दू, अंग्रेजी, अरबी और फारसी पर भी अबूर हासिल था। वो अल्लामा इकबाल के पुरस्कार थे। उन्हें फारसी और उर्दू में शायर मशरिक का अक्सर कलाम ज़बानी याद होता था और अपनी तकारीर के साथ साथ गुफ्तगू में भी वो इकबाल का कलाम सुनाया करते थे। 6 जनवरी 2013 को दिल के आर्जा के बाइस काजी हुसैन का इस्लामाबाद में इंतकाल हुआ। उन्हें उनके आबाई इलाके नौशहरा में दफन किया गया। काजी हुसैन अहमद को पाकिस्तान में धरना सियासत का बानी भी कहा जाता है। जनाब, ये आज के दिन के हवाले से हम आपको बता रहे थे कि आज के दिन क्या हुआ था और मजीद भी बहुत सी बातें करनी है, बहुत सी गुफ्तगू करनी है आपके साथ और बड़े बड़ी मजे की चीजें आपको दिखानी भी है और बतानी भी है, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब और खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे इससे पहले नाश्ते के हवाले से कि नाश्ता इंसानी सेहत के लिए कितना जरूरी है। तो माहिर ग़िज़ायात का कहना था कि नाश्ता तो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ फिटनेस और एक्सरसाइज भी इंतहाई जरूरी है। जनाब, फिटनेस की बात हो तो सेल्फ डिफेंस की तो हमारे जहन में सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन या मिक्स्ड मार्शल आर्ट का ख्याल आता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट का रुझान बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है और इस हवाले से शहर लाहौर में भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट का मेला भी सज गया है और पाकिस्तान मोए थाई फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मोए थाई लीग में मिक्स्ड मार्शल आर्ट के मुकाबले जारी हैं और पाकिस्तान की पहली मोए थाई लीग में मुल्क भर से 50 से जायद मर्द और ख़वातीन ने अपनी महारत के जौहर दिखाए हैं। मुकाबलों में मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों की जानिब से अपनी ताकत का खूब मुजाहिरा किया गया है। 35 किलोग्राम से लेकर 90 किलोग्राम तक मुख्तलिफ कैटेगरीज में फाइट हुई और अगर हम इन मुकाबलों की बात करें तो खवातीन के मुकाबलों में अरबाब जमील ने और मरियम काशिफ को शिकस्त दी है और 35 किलोग्राम में मोइज जिशान ने मोहम्मद रोहान और 50 किलोग्राम की फाइट में इब्राहिम ने हसनात और 70 किलोग्राम में हसनात ने मुजाहिद को नॉकआउट किया है। और जनाब, आपको पता है कि आज हमारे पास कौन से गेस्ट हैं? जी, तो हमारे आज के गेस्ट हैं अरबाब जमील, जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट के मुकाबले जीते हैं और उनके साथ मौजूद हैं आमना इशफाक और आमना भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट की बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं और दोनों ही कई गोल्ड मेडल्स भी जीत चुकी हैं। और इनसे जानते हैं कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट होता क्या है और ये कितना जरूरी है।
तो जनाब आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आमना बहुत शुक्रिया आपका, अरबाब आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम टू जागो लाहौर। तो क्या कहेंगी आप, मिक्स मार्शल आर्ट है क्या? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इसमें बॉक्सिंग भी आ जाती है, इसमें किक बॉक्सिंग, मुay थाई, और मुay थाई इज़ द ट्रेडिशनल गेम ऑफ थाईलैंड, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ डिफेंस, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए। अरबाब, आपने भी जीता है ये जो लीग थी, तो कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक हमारे यहाँ पे जैसी सोसाइटी है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एग्जैक्टली। उसके बाद जैसे कि हमारे मोहताए जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसमें विन भी किया, और जो भी हमारा परसों हुई है उसमें भी विन किया मैंने। तो ये जो सारा था मुझे मज़ा आया उसमें। एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब जीत कर? और प्रैक्टिस इससे पहले की? जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी इससे पहले। हमारे जिम में जो है वन जैब MMA, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करवाई थी इस फाइट के लिए कि हम ये विन कर सके, और लाहौर ही फर्स्ट नंबर पे आए। आमना, आपने भी मुकाबले में हिस्सा लिया? जी, 5 गोल्ड मेडल्स इन 1। अच्छा, माशाल्लाह, 5 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। आपने भी 6 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो बहनें हैं, दोस्तें हैं, क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। कब से हैं लोग? ग्रेड 9 से। ग्रेड 9 से, और तब से फिर पढ़ाई भी साथ शुरू की। और इसमें किसका इंटरेस्ट था ज्यादा, कौन किसको लेकर आया? रुबाब मेरी फ्रेंड है, इनसे इन्होंने मुझे रेफर किया था। अच्छा, अरबाब कितनी देर होगी आपको ये करते हुए? मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया, ठीक है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उससे पहले मतलब मेरा भाई इस चीज़ में MMA फाइटर थे, तो उनको देख के मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ था। वो बहुत ज़्यादा फाइट्स विन करते थे, अपने स्टेटस वगैरह पे लगाते थे, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो उन्होंने देखा कि इसको इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे भी इस फील्ड में ले गया। मतलब आपको शौक था और इसलिए आप आए? आपको शौक था हमना? मुझे शौक नहीं था एज सच, लेकिन रुबाब ने इंस्पायर हो गई रुबाब से, और आपने कहा कि मैं भी चली जाती हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, मजा आया जब इसमें आई और आपको पता चला कि अच्छा मैं ये कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और हमारे कोच अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ये सपोर्टिव होना चाहिए। आपकी फैमिली, आपके इर्द गिर्द आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप बेशक कुछ भी कर लो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, सपोर्ट लाजमी करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अगला क्या कर रहा है, डिमोटिवेट मत करें। आमना, आपने बताया कि आपको 5 गोल्ड मेडल मिले हैं और अरबाब आपको 6 गोल्ड मेडल मिले हैं, तो पहला गोल्ड मेडल कब मिला था? पहला गोल्ड मेडल जब मैंने फर्स्ट फाइट की थी 3 मंथ के बाद। अच्छा, 3 मंथ के बाद मैंने फर्स्ट फाइट की थी, तब मुझे मिला था। मेरे घर वालों में मेरा सिर्फ 2 मतलब मेरे भाई और मेरे फादर मुझे सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। और जो मतलब रिलेटिव्स थे वो कहते थे ना करें। तो जब लेकर गई वो गोल्ड मेडल घर में, तो आपकी क्या फीलिंग थी? घर वाले किस तरह महसूस? घर वालों के भी सबने कहा कि इसको अब करवाओ। जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने भी, घर वालों ने और सपोर्ट करना शुरू कर दिया तब मुझे। तब ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आमना, आपको भी 5 गोल्ड मेडल मिले हैं। फर्स्ट गोल्ड मेडल कब मिला था? फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला था मुझे 4 मंथ्स की मैंने प्रिपरेशन की फाइट, तो फिर मुझे मिला था। मुझे सपोर्ट सबकी है, रिलेटिव्स में भी कोई भी नहीं है, मतलब कंजर्वेटिव कोई भी नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना रिलेटिव्स कहते हैं जी लड़कियों को क्यों भेज दिया आपने, जी ये तो लड़कियों का काम ही नहीं है। इस तरह के कोई आए तंकीदी निश्तर आए आप लोगों की तरफ? बहुत ज़्यादा आए, लेकिन फादर और भाइयों की सपोर्ट इतनी थी कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपनी चलाई, उन्होंने भेजा और इंशाल्लाह आगे नहीं होना चाहिए। आपके रिश्तेदार कोई किसी ने कहा हो या कहा हो कि जी ये तो लड़कियां हैं, नाजुक मिजाज होती हैं लड़कियां नहीं कर सकती, लेकिन कर सकती हैं, लड़कियां भी हर चीज कर सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका ट्रेंड कम है, आपको लगता है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान कुछ लोग हैं जिनकी अभी भी सोच है वो पुराने जनरेशन चेंज करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अभी भी कंजर्वेटिव हैं माइंड्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिलेटिव्स में भी और फैमिली में भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, सबके ब्रॉड माइंडेड हैं, और ये नहीं है सोच के ये लड़की है या ये, और मैं इक्वल समझते हैं, लड़का और लड़की को इक्वली लेकर चलते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इक्वली ही आपको लेकर चलना चाहिए अपने बच्चों को। मुझे बताओ कि इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं तुम लोगों की, क्या क्या करते हो फारिग वक्त में? फारिग वक्त मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं है? प्रैक्टिस करते रहते हो? प्रैक्टिस नहीं, कॉलेज से एकेडमी, अच्छा। एकेडमी के बाद जिम। आपकी भी सेम रूटीन है? सुबह कॉलेज जाना होता है, उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट मिलती है। अच्छा, उसमें
क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ हम रहे हो एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं। एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हो और तुम? जी सेम। माशाल्लाह जी, एफएससी प्री मेडिकल करें, आपको पता है वो कितनी मुश्किल स्टडी है और साथ वो लोग ये भी प्रैक्टिस भी कर रही हैं। कितनी देर करते हो प्रैक्टिस तुम लोग? 5 to 10 मिनट्स इवनिंग की टाइम है। अच्छा, 5 to 10 इवनिंग में, ठीक है। 5 घंटे प्रैक्टिस करते हो, घर में करते हो या जिम जाके करते हो? जिम जाके करते जिम जाकर करते और हो। जिम में भी ऐसे है कि हमें कोई लड़की समझते नहीं है, लड़कों की तरह बिहेव किया जाता है, बल्कि जो मेरे कोच एक्चुअली भाई ही हैं, अच्छा। वो मतलब बिल्कुल कहते हैं इतनी स्ट्रिक्टनेस किया जाए, वो लड़कों से ज्यादा लड़कियों पे फोकस कर रहे होते हैं कि इन पे किया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए। उनका यही होता है कि इनको ज्यादा से ज्यादा किया जाए। वो बहुत स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग करवाते हैं, वही जो 4-4 साल जिन बच्चों ने नहीं सीख सके, हम लोग वो 1.5 साल में सीख चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और आमना मुझे बताओ कि आगे फ्यूचर की इंस्पिरेशन क्या है? ओलंपिक में जाना चाहती हो? ओलंपिक्स नहीं, आगे इंशाल्लाह मेरा आर्मी डॉक्टर का प्लान है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो मेरी मदर की भी विश है और मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आगे। मैंने जाना आर्मी में था, इसी वजह से मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कोच हैं हमारे, MMA हमारी वन जैब जिम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो वी आर सो लकी। तो आपका क्या प्लान है आगे? आपने इसी को कंटिन्यू रखना है कि नहीं? इंशाल्लाह इसको भी रखेंगे साथ। एनिमल डॉक्टर बनने की मेरी बहुत है, मेरे भाई की बहुत ज़्यादा विश है कि इसको मैं एनिमल डॉक्टर बनाऊँ। अच्छा, और तो आपके साथ और भी लड़कियां हैं वहाँ पर जो करती हैं आगे प्रैक्टिस वगैरह? जी बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? कितनी लड़कियां हैं? 10 to 11 है। और लड़के भी? लड़के साथ में एक दूसरे से करते हो प्रैक्टिस? जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब लड़कियां किसी से कम नहीं है यार। हमारे जिम में लड़कियों को समझे सिर्फ लड़का समझा जाता है, लड़की समझा ही नहीं जाता। सारे लड़के लड़कियां एक ही जगह कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी लड़ाई हो बाहर किसी के साथ या आपस में कैसा बॉन्ड है? मुझे तो पहले ये बताओ। दोस्त हो दोनों, पढ़ते भी एक साथ ही हो, प्री मेडिकल कर रहे हो दोनों, काम भी एक साथ कर रहे हो, खेल भी एक जैसा खेल रहे हो, बॉन्डिंग कैसी है तुम दोनों? बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हमारी, बहुत फ्रेंडली रहते हैं हम लोग। मतलब ऐसे नहीं लगता कि फाइट भी हो तो नहीं, इस तरह नहीं होता कि मतलब दुश्मनी कभी भी नहीं हुई हमारे दरमियान। बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग है। मतलब कॉलेज भी, एकेडमी भी, उसके बाद जिम भी सारे सेम है। तो सपोर्टिव हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, ठीक हो गया। तो ये सेल्फ डिफेंस की कभी जरूरत पड़ी किसी मौके पर हो? ये होता था कि जब हम बाहर जाते थे कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता था। ये 4 से ऐसे लड़के खड़े हुए थे, मतलब उनके पास से गुजरना एक अजीब सा लगता था। लेकिन जैसे इसको जब हमने ज्वाइन किया ये स्पोर्ट को, तो बहुत कॉन्फिडेंस भी आया, मेंटली लेवल भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, फिटनेस लैदा और रोज़ाना की मतलब एक्टिविटीज़ लैदा होती थी। इसलिए बहुत ज़्यादा चेंज आया लाइफ में जब से ये स्टार्ट किया। उससे पहले जो स्टडी याद करते होते थे वो बहुत लेट होती थी, लेकिन जैसे ही इसको मतलब ज्वाइन किया माइंड भी फ्रेश रहता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं हमारा सब बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। तो कॉलेज जाते हो, कॉलेज में जाके पढ़ा तो अब ग्रुप बन गया होगा कि जी ये तो चैंपियंस हैं हमारे, स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर्स भी करते होंगे मोटिवेट। स्कूल्स में भी, कॉलेज में भी, एकेडमी में भी। लड़कों से कभी फड्डा हुआ हो, कभी लड़ाई हुई हो और उसमें ये सेल्फ डिफेंस तुम लोगों का काम आया हो? जी नहीं हुआ है एक दफा। कब हुआ था? यही जा रहे थे फ्रेंड्स के साथ ही थे बाहर, तो शूटिंग कर रहे थे वो। अच्छा, तो उस पे हम लोगों ने किक्स की थी। उनको मारा था फिर? मारा मतलब कितने लड़के थे जिनकी धुलाई की थी? 2 थे। 2 थे? छोटे थे बड़े थे? बड़े थे। हाँ, तो किसने शूटिंग मारा था? कर रहे थे। दोनों ने मारा था? दोनों थी तुम लोग? नहीं, 2 और भी थी हमारे साथ। फ्रेंड्स ग्रुप थे ना, बाहर गए हुए थे। अच्छा, ये यार ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ये बहुत बुरी बात है शूटिंग करना। और ये अपने हम खुद ही हैं, हमने खुद ही एक दूसरे को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाना है, मोटिवेट करना है। और क्या क्या हॉबीज हैं इसके अलावा? इसके अलावा कुछ खास नहीं, इसके अलावा बस यही है कि एक अच्छा फाइटर बनना है। ये लाइफ में अच्छे फाइटर और एनिमल डॉक्टर की तरफ इंशाल्लाह, स्टडी भी साथ साथ और ये दोनों चीज़ों को साथ साथ लेंगे। तो डाइट के वाले से क्या है, कुछ एक्स्ट्रा खाना पड़ता है या वही नॉर्मल रूटीन में जो चलता है सब कुछ? मतलब स्टेमिना की वजह से जब स्पोर्ट में जब हम लोग कर रहे होते फाइट, उसमें स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, बर्गर वगैरह ऐसी चीजें। अच्छा, जंक फूड छोड़ना पड़ता है आप लोगों को? इसमें भी छोड़ना पड़ता है? छोड़ना ही पड़ता है। लास्ट में क्या नौजवान जैसे आप जैसी लड़कियां हैं, क्या टिप्स देना चाहोगे उन्हें आप? ये तो सबसे पहले हमारी जैसे अब न्यू जनरेशन है वो ज्यादा ड्रग्स की तरफ हुई है। तो उसके लिए यही है कि अगर हम इस चीज में हम फोकस करेंगे तो उनकी चीजों पे ध्यान ही नहीं होगा, तो ज्यादा हमारा ध्यान इसी चीज में की तरफ जाएं हम लोग, फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ जाएं। आमना, आप क्या कहना चाहेंगी? एक वो इंसान जो ये किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज नहीं है और एक वो इंसान जो किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज है, उसके
उसकी बॉडी लैंग्वेज में और उसके वे ऑफ वर्किंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मतलब अगर आप आम इंसान किसी का हाथ पकड़ता है या लड़की किसी का हाथ पकड़ती है तो उसकी ग्रिप में और एक वो इंसान जो इस तरह कर रहा है, फाइट कर रहा है, उसकी ग्रिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। उन्होंने बता दिया है कि एक आम इंसान में और जो हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है या फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, उनमें क्या फ़र्क है। तो अगर आप लोग भी ही इनमें इंटरेस्टेड ले रहे हैं, इस खेल में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्होंने बताया कि ये क्या चीज़ है, तो आप भी ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए ताकि इस जैसा और भी टैलेंट हमारे सामने आए, पाकिस्तान के सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान में बेहद टैलेंट मौजूद है। हम जब बाहर जा रहे होते हैं सड़क पे और अक्सर एक जुमला हमारे सामने आता है कि तू लंघ जा साड़ी खैर है। ये जुमला हम सब ने किसी ना किसी ट्रक के पीछे जरूर पड़ा होता है। दुनिया में जहां पाकिस्तान की दीगर चीजें मकबूल हैं, वहीं पाकिस्तानी ट्रक आर्ट को भी अलग ही मकाम हासिल है। और अब पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के शाहकार सड़कों पर ही नहीं जनाब, आसमानों पर भी नजर आएंगे। जनाब, आपको इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो दिखाते हैं और उसमें देखिए आप कि क्या शाहकार पैदा किया है। हालिया बरसों में ट्रक आर्ट पाकिस्तान की दुनिया में नई पहचान का बाइस बना है और मुल्क में सियाहत के फरोग के लिए कराची के एक फ्लाइट तरबियती मरकज ने ऐसा इक़दाम उठाते हुए 2 सीटों वाले तैयारे को खूबसूरत ट्रक आर्ट से पेंट करवाया है। जहाजों पर पेंट करने वाले आर्टिस्ट हैदर अली का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वो मुस्तकबिल में एयरबस या बोइंग के तैयारों पर भी ऐसा ही पेंट करेंगे। ऐसे बड़े तैयारों पर काम करना इंतहाई जबरदस्त तजुर्बा होगा। तो जनाब, आपने देखा कि कितना खूबसूरत एक शाहकार पैदा किया है कि पहले हम ट्रक आर्ट देखते थे और अब जो है जहाज़ों पर भी आर्ट होना शुरू हो गया है। बहुत सारे आर्टिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं, बहुत टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है और मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि आप घर बैठे हुए हो लेकिन आपको डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं। तो ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें ऐसे ही आइडियाज़ आप लेकर आएँ ताकि हमारे जो लोग हैं उन तक डिफरेंट चीज़ें पहुँचे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी जो हमने आपको दिखाई है। जनाब, आज के शो से अब तक के लिए इतना ही है। कल भी इसी टाइम हम आपके साथ मौजूद होंगे और बहुत सी चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे भी, लेकिन आज का वक्त खत्म हो चुका है। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।